उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा को लेकर अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में सीडीओ दिवेश शासनी के साथ ही NHPWD के सभी खंड और PMGSY के अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने अल्मोड़ा जिले में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जाना और केंद्र सरकार से सड़कों के लिए CSRI समेत अन्य योजनाओं के तहत मिलने वाले बजट के खर्च को लेकर जानकारी ली। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अफसरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करें ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। आज हमने लगभग रोड विंग की बैठकें लेने का दिन था, क्योंकि मेरा अभी संसद की भी कार्रवाई चल रही, संसद में पार्लियामेंट भी चल रहा है। कल पिथौरागढ़ के हमारे राष्ट्रीय बॉक्सिंग का फाइनल था, तो मुझे पिथौरागढ़ आके अल्मोड़ा में आज ये बैठक, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के अल्मोड़ा जिले की बैठक ली है। इसमें अल्मोड़ा में जितने भी हमारे NH के काम हैं, NHAI के हैं, NHPWD के हैं, PMGSY के हैं, PWD के सभी खंडों के काम हैं, उनको की प्रगति क्या है, भारत सरकार और राज्य सरकार की मिलने वाली योजनाओं को उन्होंने कितना उपयोग किया है और क्या प्रोग्रेस है, ऐसी रिपोर्ट के अनुसार और क्या आगे चाहते हैं। ऐसे CSRI का पैसे की भी हम सेंट्रल फंडेड स्कीम को भी देते हैं स्टेट गवर्नमेंट की रोड्स को, तो उसके लिए भी हमने कहा कि एक अच्छा प्लान बनाइए और एनुअल प्लान के माध्यम से भारत सरकार को भी हम लोग स्वीकार करने के लिए भेजते हैं और इसलिए भारत सरकार से भी धन आवंटित करके अपने प्रदेश को अच्छा लाभ रोड्स में मिले, अच्छी रोडें बने, बेहतरीन रोडें मिले। तो इसके लिए आज रोड्स की डिपार्टमेंट के, सड़कों की डिपार्टमेंट के सभी राज्य और केंद्र की सबकी बैठक आज बुलाई है। विधानसभा के 18 फरवरी से प्रारंभ होने वाले बजट सत्र में सरकार 20 फरवरी को वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत करेगी। बजट का आकार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने की संभावना है। विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। सभी विधायकों को पत्र भेजकर इसकी सूचना देने के साथ ही सत्र के लिए प्रस्तावित अंतिम कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई है। इसके मुताबिक सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 19 फरवरी को विभिन्न अध्यक्ष सदन के पटल पर रखने और अध्यादेश सदन के पटल पर रखने के साथ साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का पारण होगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तुत किए जाएंगे और 21 फरवरी को बजट पर चर्चा और विभागवार अनुदान की मांगों का प्रस्तुतिकरण होगा। 22 व 23 फरवरी को अवकाश रहेगा। 24 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी सरकार का बजट यहां पर मातृशक्ति, युवा, वरिष्ठ जनों, किसान वर्गों के लिए समर्पित होता है। हर वर्ग को छूता हुआ बजट इस बार भी देखेंगे। हर सरकार का बजट जो है वो विकासोन्मुख होता है और हमारी सरकार का भी बजट जो है वो मातृशक्ति को समर्पित होता है, युवाओं को समर्पित होता है, हमारे वरिष्ठ जनों को समर्पित होता है और हमारे किसानों को समर्पित होता है, हर वंचित वर्ग को समर्पित होता है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो उसको लेकर बजट में व्यवस्था होती है और हमारे गरीबों को किस प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए किस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन हो उसकी व्यवस्था होती है। तो बजट पूरी तरीके से हर वर्ग को छूता हुआ समावेशी बजट आप हम सब लोग देखेंगे और निश्चित रूप से ये बजट जो है सरकार के 2025-26 का जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ ये बजट आप हम सब देखेंगे और मैं समझती हूँ कि ऐतिहासिक बजट होगा। हम एक दौर UCC के उससे भी एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ में हम लोग गुजरे हैं, तो आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि और भी हिस्टोरिकल निर्णय जो है अपने बजट सेशन में हम देखेंगे। उत्तराखंड में राष्ट्र खेल चल रहे हैं और पिछले 2 दिनों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में अत्यधिक मेडल जीते हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार की खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों का लगातार बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है। अभी उत्तराखंड राष्ट्र खेलों में 7वें नंबर पर है और समापन होने तक उत्तराखंड टॉप 5 में आ जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राशि पहले से ही तय कर दी थी। गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने वालों
को 8 लाख और ब्रॉन्ज मेडल लाने वालों को सरकार 6 लाख की नगद राशि इनाम स्वरूप दे रही है। वहीं अब 37 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी राज्य सरकार ने दी है और आगे भी खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम सरकार करती रहेगी। इस प्रकार से प्रदेश के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस प्रकार से आज प्रदेश के खिलाड़ियों ने हमें 7वें पायदान पे लाके आज हम लोगों को गौरवान्वित किया है और जिस प्रकार से लगातार मेडल जीतने का क्रम बना हुआ है, तो मुझे तो भरोसा है कि हम प्रथम 5 में जो है हम निश्चित रूप से हम 14 तारीख तक में या 13 तारीख में हम जरूर उस अंक को भी हम लोग हासिल करेंगे। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं समझती हूँ कि यही रिजल्ट पाने के लिए वो निर्णय सरकार ने बहुत पहले ही कर दिए है। नगद इनाम धनराशि, गोल्ड मेडल लाने पे 12 लाख, सिल्वर मेडल लाने पे 8 लाख, ब्रॉन्ज मेडल लेके आने पे 6 लाख। तो ये निर्णय तो हम पहले ही कर चुके हैं। आउट ऑफ 10 जॉब हम 37 लोगों को दे चुके हैं, अब आने वाले समय में देंगे। 4% रिजर्वेशन हम स्पोर्ट्स प्लेयर को हम लोगों ने व्यवस्था बना दी है, तो वो लगातार गतिमान है। तो हमने ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ा है जिसके कारण से खिलाड़ी को कल को किसी भी प्रकार को अपने भविष्य के निर्णय को लेकर कोई दिक्कत खड़ी हो या उन्हें अन्य स्टेट का रुख करना पड़े, ऐसा हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। हमने खिलाड़ियों के लिए सारे दरवाजे जो है उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी की सरकार ने खोल के रखा हुआ है। उनका भविष्य खेल के क्षेत्र में बेहतरीन हो और यहाँ वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, बेहतरीन बच्चों को तैयार करें। ये इतना सारा इंफ्रा हम लोगों ने बनाया है, ये इंफ्रा इन्हीं बच्चों के लिए बनाया है और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं हमारे बच्चे आने वाले समय में जो है आज नेशनल खेल रहे, कल इंटरनेशनल खेले। तो हम लोग पूरी तरीके से जो है हमारी जो लेगेसी प्लान भी और उनका भविष्य का प्लान भी हमारे पास बना रखा है। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि 14 तारीख तक में सारी स्थितियां स्पष्ट होते हुए उत्तराखंड अपने बेहतरीन अंक को प्राप्त करे और उसके बाद में हम लोग खिलाड़ियों को जैसा उनका सम्मान है वो सम्मान हमको देने में हम लोग कोई कमी नहीं। 38वें राष्ट्र खेलों के समापन समारोह को भी यादगार बनाने के लिए सरकार ने तैयारियां कर ली है। समापन समारोह में मशहूर बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर, कुमाऊनी गायिका श्वेता महारा और दिगारी ग्रुप का समारोह शान बढ़ाएंगे। यहां पर वही समापन समारोह की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में उच्च अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि आमतौर पर राष्ट्र खेलों के समापन समारोह का कार्यक्रम मात्र औपचारिकता जैसा होता है, लेकिन हमारा यह आयोजन जिस तरह से अब तक बेहद शानदार रहा है, उसी तरह हम समापन समारोह को भी यादगार बनाएंगे। आने वाले समय में यानी कि 14 फरवरी को जब समापन होगा तो समापन की तैयारी बैठक भी की है और समापन जो है सामान्यतः अभी तक हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं वो औपचारिकता भर समापन होता रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यह समापन जो है औपचारिकता भर नहीं होना चाहिए। अभी तो यह समापन जो है वो बिल्कुल दिव्य और भव्य होना चाहिए और जिस प्रकार से हमारा शुभारंभ हुआ है उसी प्रकार से उसी आगाज के साथ समापन भी हो, तो उसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से प्राप्त हुए हैं। तो हम लोगों ने उसी की तैयारी बैठक की है और मैं समझती हूँ कि इस बैठक को हमारे जितने आगंतुक हैं, जो संख्या वहां पर है, जितनी संख्या हमारी देहरादून की थी, 25,000 से अधिक संख्या यहाँ पर हमारे दर्शक थी, ठीक इसी प्रकार से अपने गोलापार हल्द्वानी में भी ये संख्या जो है पूरे स्टेडियम की लगभग 15 से 20,000 के आसपास की संख्या आने की पूरी संभावना है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हम संख्या का और मैनेजमेंट का ठीक प्रकार से ध्यान रखें ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। इसके अलावा समापन सेरेमनी में हमारे जो बाहर से आने वाले हमारे जो चाहे वो हम सिंगर बुला रहे हैं, सिंगर में अभी तक जिनसे वार्ता चली है, एक सुखविंदर जी, श्वेता मेहरा जी और दिगारी ग्रुप, इनका कार्यक्रम रहेगा। इसको भी निश्चित समय अवधि के साथ में प्रचारित करना और निश्चित समय अवधि लोगों की जानकारी में लेकर आना। इसके साथ ही चूंकि इस पूरे कार्यक्रम का जिनके साथ में यह कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर होगा, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। इसमें हमारी केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी को भी उनका भी इसमें रहने की पूरी संभावना है।
रक्षा खड़से जी, उनसे भी वार्ता चल रही है, उनकी भी रहने की भी संभावना है। पीटी उषा जी, उनका भी इसमें रहना होगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो खैर इसके पूरे कार्यक्रम के आयोजक के रूप में, पूरे नेतृत्वकर्ता के रूप में वहां पे रहेंगे। उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने के लिए नई दिशा दी है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान कई खेल स्पर्धाओं के लिए मुहैया कराई गई और यहां पर स्थापना सुविधाएं भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर प्रदान करेंगी। खेलों के लिए इन अवस्थापन सुविधाओं का लाभ प्रदेश के खिलाड़ी उठा सकेंगे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा, इन खेल स्पर्धा में उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को जो खेल में अपना भविष्य बनाना है, उनके लिए एक मजबूत आधार उन्हें मिल रहा है। और उन्होंने कहा कि स्थापना सुविधाओं के रखरखाव और उनको व्यवस्थित करने की पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों के पास है और उन्हें इसको लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड प्रदेश के लिए एक नए अवसर लेकर के आया है और पहली बार हम देख रहे हैं अब तक आतिथ्य तक राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के नजरिए से 35 मेडल प्राप्त हो चुके हैं और इस बीच अवस्थापना संबंधी जो कार्य किए गए हैं वो आगे भविष्य के लिए जो युवा हैं काम आएंगे। वो चाहे साइकिल का ट्रैक हो, चाहे शूटिंग रेंज हो, स्विमिंग पूल हो या बॉक्सिंग के लिए जो इंफ्रा डेवलप किया गया है या बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हों, अलग अलग खेलों के लिए जितनी भी अवस्थापनात्मक सुविधाएं विकसित की गई हैं, भविष्य में उनका उपयोग युवा और अन्य जो खेल प्रेमी हैं जिस भी खेल को खेलना चाह रहे हैं, एक बेहतर सुविधा उनको मिलेगी। जहाँ तक इन जो हमारी अवस्थापनाएं सुविधाएं बनी हैं उनको कैसे चलाए जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है उसको कैसे मेंटेन करें, उसका कैसे उपयोग करें और कैसे जो प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनके हित में लगातार उनका उपयोग हो। भविष्य में कैसे प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए अलग अलग खेलों की, ताकि एक माहौल भी बना रहे खेल का और लोगों की अभिरुचि भी उसमें पैदा हो। मैं देखता हूँ। ठीक है। हल्द्वानी में आगामी 14 फरवरी को राष्ट्र खेलों का समापन होना है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसको लेकर जहां शासन प्रशासन तैयारी में जुट गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के स्वागत की तैयारी में जुट गई है। हल्द्वानी में कुमाऊं संभाग कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने विधायकों और मेयर सहित पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर राष्ट्रीय खेलों के समापन को भव्य रूप दिए जाने को लेकर रूपरेखा तय की है। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रताप विश्व ने बताया कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में राष्ट्रीय खेलों को सकुशल संचालित करने पर राज्य की सरकार ने एक नया आयाम स्थापित किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने उत्तराखंड राज्य के इस आयोजन की प्रशंसा की, जो कि राज्य के लिए गौरव का विषय है। 38वें राष्ट्रीय खेल पूरे प्रदेश में पूरे उत्साह के साथ चल रहे हैं और जिसका समापन हल्द्वानी में होना निश्चित हुआ है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में होने जा रहा है। इसमें हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ उपस्थित रहेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश की सरकार को और जितनी व्यवस्थाएं यहाँ रही माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में लगातार उत्तराखंड तरक्की कर रहा है और खेल की दिशा में भी एक बड़ा आयाम हमने रचा है, बड़ा हम प्राप्त किया है। क्योंकि जिस खेल को आयोजन में छोटे स्टेटों में नहीं जाते थे, लेकिन आज एक छोटा स्टेट होने के बाद भी उत्तराखंड के गौरवमयी क्षण आए हैं कि हमने एक बहुत सुंदर और सफल आयोजन के रूप में खेलों का यहाँ आयोजन किया है और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने भी इस बात की प्रशंसा करी है। इसलिए मैं सरकार का, मुख्यमंत्री जी का और खेल की व्यवस्थाओं में लगे सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ जो खिलाड़ियों ने यहाँ भाग लिया और एक उत्साहवर्धन रूप से यहाँ पर खेलों का आयोजन हो रहा है, इसके लिए भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।
प्रदेश में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से शुरू हो रही है। छात्रों के तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की ओर से तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने छात्र छात्राओं की परीक्षा में तनाव मुक्त होने के गुण सिखाए और वर्चुअल वर्कशॉप में सैकड़ों स्कूली बच्चों के साथ हजारों छात्रों ने फ्री माइंड परीक्षा देने के गुण सीखे। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट निर्धारित हो गई है और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे 21 फरवरी से लेके 11 मार्च तक जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं चलेंगे। तो इसको लेकर के हमने जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं बोर्ड क्लासेस के, उनके साथ में एक वर्कशॉप प्रारंभ करी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो कल उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें लगभग 200 से अधिक विद्यालय जो हैं वर्चुअली कनेक्ट हुए थे और हमने जो छात्रों से चर्चा भी करी है, उनको काफ़ी टिप्स भी दिए हैं। कुछ इसमें हमारे साथ NGOs भी वर्क कर रहे हैं, उनके विशेषज्ञ भी आए थे और हमने 1 to 1 जो है स्कूल्स के साथ बात भी करी है। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनके समाधान भी किए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कनेक्ट होते हैं बच्चों से, उसकी तिथि भी आ गई है। वो 10 फरवरी को जो है 11 बजे से होगा। तो उसमें भी हमने निर्देश जारी कर दिए हैं पूरे स्टेट के सभी स्कूल्स के लिए कि वो उसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे उसमें कनेक्ट होंगे और सभी स्कूल्स जो है वर्चुअली उस प्रोग्राम में कनेक्ट होंगे। इस बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। साथ में CBSE के स्कूल्स को, ICSE के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 10 फरवरी को देश भर में छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के अपर निदेशक प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि छात्रों में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। इस कार्यक्रम के जरिए छात्रों के तनाव को कम किए जाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 3 लाख छात्रों ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण किया है। देखिए, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा के दौरान बच्चों में जो तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं उनको कैसे कम किया जाए, इस पर विशेष रूप से दृष्टि होती है। क्योंकि प्रायः देखा गया है कि जब परीक्षाएं होती हैं, विशेष रूप से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, उस समय बच्चे जो है मानसिक तनाव से ग्रस्त होते हैं। तो उससे कैसे बचे और कैसे ध्यानपूर्वक अपना अध्ययन कर पाएं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। बच्चे को तनाव प्रबंधन की एक तरीके से प्रेरणा दी जाती है कि वो अपना तनाव प्रबंधन कर सके। सर, आप उपस्थित रहेंगे? निश्चित रूप से पिछली बार की अपेक्षा इस बार लगभग 3 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है और हमारे 2 बच्चे अंतिम रूप से चयनित हुए थे। लड़की हमारी कुमारी बंशिका राजकीय इंटर कॉलेज मूनाकोट से है, पिथौरागढ़ से। तो उस बच्चे का माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा के लिए चयन हुआ है। तो निश्चित रूप से ये बच्चों के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चे के लिए बहुत ही गर्वपूर्ण क्षण है और हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हमारा बच्चा, इंटर कॉलेज का बच्चा गवर्नमेंट का जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद कर रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न आपदाओं को लेकर आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से फील्ड पब्लिसिटी कैंपेन के तहत मोबाइल वैन संचालित की जा रही है। अपर जिला अधिकारी विवेक प्रकाश ने कलेक्ट्रेट परिसर से आपदा क्षेत्र प्रचार अभियान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चमोली सीमांत जिला होने के साथ साथ आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जिला भी है और यहाँ के लोग इन समस्याओं से जूझते रहते हैं। इसी क्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक जागरूकता वैन चलाया जा रहा है, जिससे सभी लोग आपदाओं से बचाव को लेकर जागरूक होंगे। इस अभियान के तहत NDMA द्वारा ऑडियो विजुअल माध्यम से विभिन्न प्रकार की आपदाओं से बचाव हेतु महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही लाइव क्विज तथा विभिन्न खेलों के जरिए आपदा को लेकर जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। साथ ही भूकंप, भूस्खलन और वन अग्नि सहित अन्य आपदाओं में क्या करें और क्या ना करें आदि को लेकर जानकारी दी जाएगी। प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जो है
वैन जो है चलाया जा रहा है। चमोली जिला जो है काफ़ी जो है वो सीमांत जिला है, वो काफ़ी सेंसिटिव है। आप जब पॉइंट ऑफ व्यू सारे जितनी भी तरह की आप जाएँ हैं, यहाँ पर बनागनी भी है, लैंडस्लाइड भी है, पुष्करण भी है, वाण भी है, सब चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन हम लोग जो है यहाँ के लोग जो है हम सभी जनता जो यहाँ के लोग हम सभी लोग जो है यहाँ से फेस करते हैं समस्याओं को। इसी के क्रम में जो है आज जो है कि वैन चलाया जा रहा है कि अवेयरनेस के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी जो है बनागनी से क्षति हुई थी यहाँ के क्षेत्रों के वनों को। तो एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो आगामी गर्मी सीजन में जो है वो इस समय हम बनागनी रोका जा खत्म किया जा सके। तो ये अवेयरनेस एक वैन है जो हर जगह पूरे जिले में जाएगा, जहाँ खड़ा भी रहेगा वहाँ पे दिखाएगा लोगों को, अवेयरनेस लाए कि आप जो है जागरूक रहिए, अपने पर्यावरण को बचाइए, अपने आप को आपदा से बचाइए। हल्द्वानी में नगर निगम पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त अभियान से बाजार को अतिक्रमण मुक्त करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शनिवार को भी मुख्य नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने नेतृत्व में बाजार में ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान फुटपाथ पर और दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और सामान भी उनका जब्त किया गया। मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि पिछले लंबे समय से लगातार बाजार में व्यापारियों को और अवैध पार्किंग करने वालों को समझाया जा रहा है कि वे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा अब प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि जब तक शहर के फुटपाथ चलने लायक नहीं हो जाते, शहर की सड़कों के किनारे अतिक्रमण समाप्त नहीं हो जाता, तब तक ये अभियान लगातार चलता रहेगा। देखिए, पिछले 15 दिन से लगातार नगर निगम, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग की एक संयुक्त कार्रवाई चल रही है, जिसमें रोडों पर जिन लोगों ने अपने वाहन को खड़ा किया है, फुटपाथ को घेर के रखा हुआ है, इसके अलावा जिन लोगों ने फुटपाथ पर सामान रखा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। आज उसी क्रम में ये कार्रवाई यहाँ पर जो हमारा आर्मी हेलीपैड है उसके बाहर से लेकर वर्कशॉप लाइन, ठंडी सड़क, तिकोनिया चौराहा, इन जगहों पे चलाई जा रही है। इसमें लोगों ने खाली जगह पर 2 स्ट्रक्चर भी तैयार किए थे, उसको भी आज नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया है। इसके अलावा अब तक 3 वाहन भी सीज हो चुके हैं, चालानी कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेन चौराहे पर गाड़ी पार्क की जा रही है। तो लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि पार्किंग स्थल पर अपने वाहन पार्क करें, रोड पर मत पार्क करें। ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक शहर के फुटपाथों को चलने के लिए खाली नहीं करा लिया जाएगा। हल्द्वानी लालकुआं में चल रहे खनन सत्र के दौरान गोला नदी से अवैध खनन की शिकायत के बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। यहां गोला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी चंदन अधिकारी ने खुद ही अवैध रोकने के लिए यहां पर मुस्तैद हो चुके हैं और उन्होंने अवैध खनन को रोकने के लिए वन विभाग की 3 टीमें तैयार कर रखी हैं, जो दिन रात अवैध खनन पर नजर बनाए हुए हैं। इसी कार्रवाई में वन विभाग की टीम ने पिछले 1 महीने के भीतर लगभग 2 दर्जन से अधिक घोड़ा, बग्गी एवं अन्य वाहनों को पकड़कर उनके स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि गोला नदी एवं इसके आसपास के इलाकों में अवैध उत्खनन और उसके परिवहन की शिकायतें वन विभाग की गोला रेंज को मिल रही थी। शिकायत के बाद गोला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी चंदन सिंह अधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 1 महीने के भीतर लगभग 2 दर्जन से अधिक घोड़ा, बग्गी एवं वाहनों को पकड़कर उनके स्वामियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। इधर जानकारी देते हुए गोला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी चंदन सिंह अधिकारी ने बताया कि गोला रेंज में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए उनके द्वारा 3 टीमें वन विभाग की तैनात कर दी गई है, जो दिन रात क्षेत्र की गोला नदी की मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए, खनन सत्र जो है पिछले माह जनवरी से शुरू हो चुका है और हम लोगों ने जो है निरंतर अवैध खनन को लेकर के भी 3 टीमें गश्त के लिए बनाई गई हैं और जब अभी लालकुआं डिवीज़न जो खनन क्षेत्र है वहाँ अभी गाड़ियाँ नहीं चल रही है। हल्द्वानी डिवीज़न की गाड़ियाँ चल रही हैं, जो 5 गेट हैं, निरंतर चल रहा है और उसमें से हमने जो है जो अवैध खनन में जो घोड़ा बुग्गी हैं वो लगभग 25-30 बुग्गियाँ पकड़ी हैं और उसमें से अब जो अभी जब्ती की गई हैं वो तभी छोड़ेंगे जो मुआवजा आएगा। उनका केस तारीखों में लगेगा, उसके बाद वो छूटेंगे तो जो मुआवजा आएगा तो उसके बाद उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा कि कितना जुर्माना आया है। अभी तो सब जमा ही हैं और नीचे को जो है नदी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में जो है निरंतर हमारी रात और दिन 24 घंटे में 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 टीमें लगी पड़ी हैं, वो गश्त कर रही हैं और जहाँ कहीं भी सूचना मिलती है वहाँ तत्परता से। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।